हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर एजुकेशन में। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है वो ये है हमारा गौरव। चलिए, कक्षा 8 की ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। भारत का इतिहास अत्यधिक गौरवशाली रहा है। इससे गौरव को प्राप्त करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, कलाकारों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें से कतिपय प्रत्येक महापुरुषों के कार्यों की यहाँ जानकारी दी जा रही है और इस जानकारी को हम देखते हैं। चंद्र बदाई का जन्म 1148 को लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम राव वेवण था। राव वेवण अजमेर के चौहानों के पुरोहित थे। इसी से चंद को अपने पिता के साथ राजकुल के संपर्क में आने का अवसर मिला। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली सिद्ध हुए और शीघ्र ही उन्होंने भाषा, साहित्य, व्याकरण, छंद, पुराण, ज्योतिषी आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने केवल राज्य कवि घोषित हुए, बल्कि उनके सलाहकार व मित्र बन गए। चंद्र बदाई केवल कवि ही नहीं थे, अस्त्र शस्त्र की विद्युत शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी और युद्धों के समय वे सदैव सेना के साथ रहकर अपने रण कौशल को भी परिचय देते थे। पृथ्वीराज रासो चंद्र बदाई की प्रसिद्ध रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो वो चंद्र बदाई की रचना। पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। इस ग्रंथ से चंद्र बदाई की वीरता और सद्यता और मित्र भक्ति का परिचय प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि चंद्र बदाई के पिता का क्या नाम था, चंद्र बदाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। चंद्र बदाई है वो कवि के अतिरिक्त कौन कौन से गुण थे, और चंद्र बदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म 1598 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान भीनमाल, जालोर, राजस्थान में माना जाता है। ब्रह्मगुप्त थे वो गुप्त काल के प्रमुख खगोल शास्त्री थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में 628 ईस्वी में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का ग्रंथ की रचना की थी। यानी ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने की थी। ये ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अलावा उन्होंने खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन कौन से? एक तो ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी और एक खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें विशेषकर अंतर्वेशन तथा समतल त्रिकोणमिति एवं गोलीय त्रिकोणमिति दोनों में जया और कोटिज्या के नियम उपलब्ध है। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रंथों के अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद के माध्यम से भारत का ये गणित एवं खगोल विज्ञान का ज्ञान अरब तथा बाद में पश्चिम के देशों को प्राप्त हुआ। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथों में वर्गमूल, घनमूल लिखने की सरल विद्या दी है। शून्य के गुणधर्मों की व्याख्या भी इन्हीं ग्रंथों में दी गई है। ब्रह्मगुप्त का ज्यामिति के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। ये कुछ क्वेश्चन है। ब्रह्मगुप्त ने 30 वर्ष की आयु में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी ये जानकारी है। और ये ग्रंथ भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने खंड खाद्यकम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त के इन ग्रंथों का अनुवाद अरबी और फारसी भाषा में हुआ है। भारत का ये गणित, खगोल विज्ञान का ज्ञान अरब एवं बाद में पश्चिम देशों में प्राप्त हुआ। प्रथम चिकित्सक थे महर्षि अश्रुत, जो
प्रथम क्या थे? चिकित्सक थे। सुश्रुत सामान्यतः ये भ्रम है कि शल्य क्रियाओं का प्रारंभ यूरोप में हुआ, पर हमारे देश में ये प्राचीन काल से ही अत्यंत विकसित अवस्था में थी। शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम महर्षि सुश्रुत का है। ये एक कुशल एवं प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। सुश्रुत ही वे प्रथम चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रियाओं को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्होंने इसे परिष्कृत ही नहीं किया, बल्कि इसके द्वारा अनेक मनुष्यों को शल्य क्रिया द्वारा स्वास्थ्य का लाभ भी पहुंचे। सुश्रुत महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। और सुश्रुत द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? यह है सुश्रुत संहिता। ठीक है। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत संहिता को आज भी प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी को आजकल चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। यद्यपि अमेरिका के विद्वान इसका श्रेय लेते हैं, किंतु सुश्रुत ने अपने इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख सैकड़ों साल पहले ही कर देता, और सुश्रुत की इस पद्धति का अनुसरण यूरोप ने किया था। आज ये विश्व भर में प्रचलित हो गई है। ये भारत की विश्व की सबसे बड़ी देन है। शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत ने 100 से अधिक औजारों यंत्रों का आविष्कार किया। इनमें से अधिकांश यंत्रों का प्रयोग आज भी किया जाता है। और ये कुछ क्वेश्चन है। रामानुज महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु के ईरोड नगर में हुआ था। इनका पैतृक स्थान तंजौर जिले में कम्ब कोणम गांव है। इनके पिता का नाम था श्री निवास अयंगर। इनकी माता का नाम था कोमल तामल था, और रामानुज की मां धार्मिक प्रवृत्ति की थी। प्रारंभ से ही रामानुज जिज्ञासुवर्ती और जो कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी गणित में विशेष रुचि थी। हाई स्कूल तक वे अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आते। हाई स्कूल की परीक्षा सन 1904 में उत्तीर्ण की, और अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिली। और 16 जनवरी 1913 को रामानुज ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर G.H.D. हार्डी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लगभग 120 प्रेमी भी भेजे। रामानुजन की प्रतिभा को देखकर प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें इंग्लैंड बुला लिया। इनके बुलाव पर 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को रामानुज लंदन पहुंचे। इंग्लैंड में उन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ अनुसंधान कार्य किया। केवल एक वर्ष में रामानुजन और प्रोफेसर हार्डी ने सम्मिलित रूप से 9 शोध प्रकाशित किए। रामानुज को उनके शोध पत्र के आधार पर बिना परीक्षा दिए मार्च 1916 में स्नातक उपाधि प्रदान कर दी। 27 मार्च 1919 को इंग्लैंड से भारत पहुंचे, और 26 अप्रैल 1920 को 33 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। वे इतने मितव्ययी थे कि गणितीय समस्याओं का हल करने के लिए स्लेट का प्रयोग करते थे। अंतिम परिणाम अपनी नोटबुक में लिखते थे। श्री रामानुज भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सच्चे पुजारी थे। इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने पिताजी का वचन दिया था कि मैं इंग्लैंड में भी हिंदुस्तानी रहूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे भारतीयों को चोट पहुंचे। विदेशों में शोध कार्य करते हुए भी उन्होंने अपने निजी कार्य, भोजन बनाना आदि स्वयं अपने हाथ से करते थे। इतना होते हुए भी वे अभाव में रह गए थे, किंतु अभावों की परवाह नहीं करते हुए अध्ययन, अनुसंधान, लेखन का कार्य जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। महाकवि माघ इनके बारे में। संस्कृत के महाकवि माघ का जन्म श्रीमाल नगर भीनमाल राजस्थान में हुआ था। माघ का समय 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माना जाता है। महाकवि माघ बड़े उदार और सहृदय
दानी व्यक्ति थे। उन्होंने विवाह एक कुलीन घर की कन्या मल्हान देवी के साथ हुआ था। माघ ने शिशुपाल वध नामक काव्य रचना की। महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम नामक काव्य की रचना की थी। माघ कवि के कुछ समालोचक मानते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी है तो माघ काव्य का अध्ययन करें। संभवतः श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए ही माघ कवि ने शिशुपाल वध की रचना की थी। इनके पिता का नाम दत्तक था। माघ दानवीर थे, अत्यंत दानशील के कारण जीवन के अंतिम दिनों में दरिद्र भी हो गए थे। इनकी पत्नी उनके समान में दानशील थी। कहते हैं कि विपिन अवस्था में एक ब्राह्मण अपनी पुत्री विवाह के लिए आचक बनकर आया। रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। माघ अपनी सोई पत्नी के कक्ष में गए, उनके हाथ का एक कंगन उतार कर लाए और ब्राह्मण को दे दिया। इतने में उनकी पत्नी जाग गई और दूसरे हाथ का कंगन लाकर याचक को दे दिया। कहा कि तुम्हारी पुत्री को दोनों हाथों में कंगन पहनाना चाहिए। ये दृश्य देखकर महाकवि माघ की आंखों से आंसू धारा बहने लगे। ये एक दत्तक कहानी है। माघ जब रचना करते थे तो वह अपनी रचित श्लोक अर्थात पद उन्हें दूसरे दिन उपयुक्त नहीं लगता था तो वे उसे काट देते थे, जिससे कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती थी। एक रात उनकी पत्नी के सपन में विद्या की देवी सरस्वती प्रकट हुई। माँ की पत्नी ने कहा कि विद्या की देवी के शरीर पर घाव लगे हैं और उससे रक्त बह रहा है। माँ पत्नी महारान ने जब पूछा कि माँ आपकी ये दशा किसने की तो माँ ने कहा माघ प्रतिदिन पूर्ण रचित पदों को दूसरे दिन काटता जाएगा तो ये घाव सदा ऐसे ही रहेंगे। माँ की पत्नी ने उपाय पूछा तो माँ ने कहा कि इसे जमीकंद की सब्जियां खिलाओ। माँ पत्नी ने एक दिन माँ को जमीकंद की सब्जी परोस दी। माघ ने उसे खा लिया। बाद में वे अपनी एकमात्र करती शिशुपाल वध को पूर्ण कर सके। यद्यपि इस दंत कथा का कोई प्रामाणिक आधार तो नहीं है, किंतु ये अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य लेखन में उसकी पत्नी का अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। माघ ने साहित्य, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, पुराण और आयुर्वेद, न्याय, ज्योतिष से प्राकृतिक सौंदर्य, ग्राम्य जीवन, पशु पक्षी जीवन और सौंदर्य काव्य, पदालित्य और राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांतों का समावेश एक ही ग्रंथ शिशुपाल वध में कर दिया, जिससे अन्य ग्रंथ की रचना आवश्यक ही नहीं रही। अब ये कुछ क्वेश्चन है। अब सूत्रधार मंडन ने अपने ग्रंथों से भारतीय स्थापत्य शास्त्र परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हैं, रखने में बड़ा योगदान दिया है। मंडन उससे काल में हुए जब कि मंदिर, मूर्तियां, चित्रकला आदि संकट में थे। ऐसे मंडन ने अपने ग्रंथों में स्थापत्य शास्त्रियों के लिए नियम देकर महल, घर, निवास, जलाशय, मंदिर, प्रतिमा आदि निर्माण में सहयोग किया। भारतीय वास्तुशास्त्र में मंडन का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। कुंभलगढ़ जैसा अभेद दुर्ग मंडन के मार्गदर्शन योजना के अनुसार ही बना है। उसकी कुंभलगढ़ में वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा गृह बनाने की योजना थी, जो पूरी नहीं हुई, किंतु प्रतिमाएं अभी उदयपुर के राज्य के संग्रहालय में सुरक्षित है। भारतीय वास्तु शास्त्र के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों के ख्यातनाम जानकारों में सूत्रधार मंडन का नाम महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र में कला पक्ष, गणितीय, ज्योतिष के क्षेत्र में उसके मत विगत 550 सालों से हमारे यहाँ माने जाते रहे हैं। देव प्रसाद व्यापी जलाशय प्रतिमा संबंधी स्थापत्य कार्य का उसे काफी अनुभव था। मंडन मेवाड़ के महाराणा कुंभा का प्रिय वास्तु शिल्पी रहा है। मंडन गुजरात के सोमपुरा शिल्प के कुल से संबंधित था।
उसके परिजन संभवतः सोमनाथ, जिसे पुराणों में सोमपुर कहा गया, से संबंधित थे। मंडन के पिता का नाम खेता था। मंडन के लिखे गए ग्रंथों में देवामूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडनम, वास्तु राजवल्लभ और वास्तु शास्त्रम और वास्तु मंडनम, वास्तुसार और वास्तु मंजरी प्रमुख है। ये महर्षि पाराशर का है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा अन्य ही धन्य सजाते धान्यम कर्ष्य बिना नेच्य तस्मात् सर्वे परित्यज्य कर्षि यत्नेन कार्येत। अर्थात धन धान्य फसल से उत्पन्न होता है, धान्य बिना कृषि के नहीं होता है। इस कारण सब कुछ छोड़कर प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य करना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाकार महर्षि पाराशर का जन्म स्थल वर्तमान पुष्कर में था। उन्होंने कृषि पाराशर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसे ग्रंथ में गोधन पूजा का प्राचीन संदर्भ दीपावली के पड़ाव को करने का वर्णन है। महर्षि जो पाराशर ने कृषि को कितना ऊंचा स्थान दिया है, जो उक्त श्लोक था उसी से स्पष्ट हो रहा है कि वो कृषि के स्थान को कितना ऊपर तक ले जा रहे थे। वस्तुतः मनुष्य का जीवन अन्न में ही है। उसका उत्पादन कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा संभव नहीं। भारत चिरकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। इस कारण भारतीय ऋषियों ने कृषि विषय कई बातें कही हैं और लिखी है। विभिन्न शास्त्रों में पाराशर कृषि को कृषि शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में समर्पण कर दिया गया है। कृषि पराशर ग्रंथ में पराशर ऋषि ने वर्षा संबंधित भविष्यवाणी की, जिनका आज भी कृषक प्रयोग करते हैं। इस ग्रंथ का 10वीं सदी में पुनर्लेखन किया गया। ये ग्रंथ किसी पंचांग का कार्य करता है। कृषि कार्य कब शुरू करना चाहिए, कौन सी फसल कब खेत में उगाई जाए, खेती के काम आने वाले पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि की जानकारी, गौशाला उसके रख रखाव की जानकारी, साथ ही पशु पक्षियों के व्यवहार, हवा की दिशा आदि उस मौसम के पुनर्नुमान के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। चक्कर पाणी मिश्र। देखो, चक्कर पाणी मिश्र महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्कर पाणी मिश्र ने 4 ग्रंथ की रचना की थी। तो चक्कर पाणी मिश्र किसके दरबारी थे? ये महाराणा प्रताप के दरबारी थे। ये थे विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहारादर्श, राज्याभिषेक पत्ती। विश्व वल्लभ की रचना में पंडित चक्कर पाणी मिश्र ने जिस स्रोत सामग्री का सहारा लिया उसमें विहार मिहिर, करत और वहत संहिता मुख्य है। चक्कर पाणी मिश्र वराही मिहिर से बड़ा प्रभावी था। अपनी द्वितीय रचना राज्याभिषेक पत्ती में उसने विहार की सामग्री का उपयोग किया। चक्कर पाणी भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले हरवा का उल्लेख किया है। गांव में आज भी हरवों की बड़ी पूछ है। हरवा विभिन्न संकेतों के आधार पर पानी की उपलब्धता की दिशा गहराई बताता है। मिस्र पाणी उग्र मिस्र का पुत्र था। चित्तौड़ की तलहटी में बसा गांव पीपली इस परिवार को मिला हुआ था। चक्कर पाणी ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लेकर वराही मिहिर की जो बृहद संहिता में एकीकृत सामग्री का उपयोग करते हुए विश्व वल्लभ की रचना की। इस कृति में रागोपचार विधियों में पेड़ की सिंचाई, पौधे स्नान, धूपन, छिड़काव, बुरकाव, मंत्र पाठ मुख्य है। इनका उपयोग आज भी किया जा रहा है। चक्कर पाणी ने जल संसाधनों के विकास पर पर्याप्त बल देने का कहा है। चक्कर पाणी की विभिन्न पेड़ों की प्रकृति, उनके औषधीय गुण, धर्मों की जानकारी थी। वे अच्छा वनस्पति शास्त्री तो था ही, वास्तु विज्ञान के अंतर्गत उसे जलाशय तथा जल स्रोतों के निर्माण का विशेष ज्ञान भी था।
महाराणा प्रताप की दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक पत्ती में राज्य वल्लभ के श्लोकों को उद्धृत किया है। विश्व वल्लभ वृक्ष यजुर्वेद में जलाशय वर्णन के संदर्भ में राज वल्लभ के श्लोकों को विस्तार दिया है और शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों के सर्जनकर्ताओं में चक्रपाणि मिश्र का स्थान ऋषि तुल्य है। अब सारंगधर सारंगधर हमीर रणथंभौर का शासक के गुरु राघव देव का पुत्र दामोदर का पुत्र था। उसने हमीर रासो श्री रंगधर संहिता ग्रंथों की रचना की थी। सारंगधर का योगदान उसके द्वारा तैयार संगीत पत्ती से है। इसको इसके नाम पर ही सारंगधर पत्ती कहा गया। इसमें संगीत के लुप्त ग्रंथ गोवर्धन शास्त्र का संक्षिप्त पाठ सुरक्षित है जो मध्यकालीन भारतीय संगीत कला को जानने के लिए मुख्य आधार है। इसी पत्ती में वृक्ष यजुर्वेद ग्रंथ को संक्षिप्त रूप दिया है, जिनके आधार पर अनेक राजाओं और प्रजननों ने वाटिकाओं का विकास कर पर्यावरण की सुरक्षा को अपना योगदान किया। देखो सारंगधर की पत्ती योग जैसे विषय को भी समाहित किए और अष्टांग योग का वैज्ञानिक स्वरूप इस ग्रंथ में स्वास्थ्य और निरापद जीवन के साथ जोड़ा गया है। वैज्ञानिक तरीकों से ज्ञान उपयोग को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण सारंगधर का योगदान उनकी अनेक सूक्तियों के लिए है। इसके लिए उनके विदेशी विद्वानों ने सारंगधर के योगदान की प्रशंसा की है। शब्दावली में देखो, प्रस्कृत किसे कहते हैं, यानी उन्नत। प्रस्कृत का मतलब उन्नत और वापी का मतलब है बावड़ी और शिल्पज्ञ यानी शिल्प कला का ज्ञाता। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और कल मिलते हैं एक शानदार क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।